और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। कहा था प्रकृति बदलती क्षण क्षण, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था, सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेमेल थी, अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ, देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, और सभी तरफ से अपना अपना, ये ठीक है 2 बजे तक कुछ लोग वेल में थे, लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगी तो सब समझ गए कि भाई अब जरा वापस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं और सदन ने निर्णय किया है। सम्मानीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, और आजाद साहब मैं आपकी याददाश्त को जरा ताजा कराना चाहता हूं। पुराने कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था, और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। और इसलिए हमें आप नसीहत दें, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सत्य को भी स्वीकार करना होगा। दशकों के बाद आपको एक नया राज्य बनाने का अवसर मिला था। उमंग उत्साह के साथ सबको साथ लेकर के आप कर सकते थे। अभी आनंद जी कह रहे थे, राज्यों को पूछा, ढिकने को पूछा, फलाने को पूछा, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे कम से कम आंध्र तेलंगाना वालों को तो पूछ लेते कि उनकी क्या इच्छा थी। लेकिन आपने जो किया वो इतिहास है। और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी, और मैं समझता हूं कि उसको आज हमने याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ओवर द तेलंगाना इश्यू। अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, पूरे सम्मान के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ, और आज ये तीनों नए राज्य अपने अपने तरीके से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के जो भी फैसले लिए गए, पूरी चर्चा के साथ और लंबी चर्चा के बाद हुआ है। यहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं,
मुझे भी लगता है कि सदन के सामने मुझे भी वो ब्यौरा देना चाहिए। 20 जून 2018 वहाँ की सरकार जाने के बाद एक नई व्यवस्था बनी, गवर्नर रूल लगा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आया और 370 हटाने का भी निर्णय हुआ। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, पहली बार वहाँ के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। पहली बार स्वतंत्रता के बाद वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में रेरा का कानून लागू हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी भी और लागू भी हो गई। पहली बार, और ये तो देश को आश्चर्य होगा, पहली बार जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को उन भत्तों को लाभ मिला है जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को दशकों से मिलते रहे। पहली बार अब जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी एलटीसी लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, गवर्नर रूल के बाद 18 महीनों में वहां 4,400 से अधिक सरपंचों और 35,000 से ज्यादा पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3,30,000 घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं। सिर्फ 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में वहां 1.5 लाख बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को सरकार की पेंशन स्कीम से जोड़ा गया है। आजाद साहब ने यह भी कहा कि विकास तो पहले भी होता था। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन विकास कैसे होता था, मैं जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा। पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3,500 मकान बने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,500। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24,000 से ज्यादा मकान बने।
अब कनेक्टिविटी सुधारने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, अस्पतालों को आधुनिक बनाने, सिंचाई की स्थिति ठीक करने, टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय वाइको जी, उनकी एक स्टाइल है, बहुत इमोशनल रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे। वाइको जी, ये ब्लैक डे नहीं, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है। वहां के लाखों परिवारों के लिए एक नया विश्वास, एक नई आशा की किरण आज नजर आ रही हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। आजाद साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। अगर जलता होता तो सबसे पहले आपने अपने एमपीओ का डेलीगेशन वहां भेजा ही होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की होती, फोटो भी निकलवा दी होती। और इसलिए मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 के पहले की है और इसलिए मैं अपडेट करना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस 50 साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, करीब 25-30 साल से ब्रू जनजाति की समस्या आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। करीब 30,000 लोग अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे थे। इतने छोटे से कमरे में, वो भी एक छोटा सा हट बनाया हुआ टेम्पररी, इसमें 100 लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दशक तक यातनाएं कम नहीं है और गुना कुछ नहीं था उनका। और मजा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुतेक आप ही के दल की सरकारें थी और त्रिपुरा में आपके साथी दल की सरकार थी, आपके मित्र थे, प्रिय मित्र। आपने चाहा होता तो मिजोरम सरकार आपके पास थी, त्रिपुरा में आपके मित्र बैठे थे, केंद्र में आप बैठे थे। अगर आप चाहते तो ब्रू जनजाति की समस्या का सुखद समाधान ला सकते थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समस्या का समाधान और स्थायी समाधान करने में हम सफल हुए हैं। मैं कभी सोचता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी, लेकिन अब मुझे समझ में आना लगा है कि उदासीनता का कारण ये था कि ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से बिछुड़, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, असीमित दर्द था, लेकिन वोट बहुत सीमित था।
और ये वोट का ही खेल था, जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। ये हमारा पुराना इतिहास है, हम न भूले। तो हमारी सोच अलग है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के पूरी जिम्मेवारी और संवेदना के साथ जो भी हमसे बन सके हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। आज बड़ा गर्व कर सकता है देश कि 29,000 लोगों को अपना घर मिलेगा, अपनी एक पहचान बनेगी, अपनी एक जगह मिलेगी, वो अपने सपने बुन पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को वो तय कर पाएंगे। और इसलिए ब्रू जनजाति के प्रति और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं। मैं बोडो के संबंध में विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह भी अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है और उसकी विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप, सभी हिंसा के रास्ते पर गए हुए ग्रुप एक साथ आए और सबने एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो आंदोलन की सभी मांगे समाप्त होती है, कुछ बाकी नहीं। ये एग्रीमेंट में लिखा है। श्रीमान सुखेंदु शेखर जी सहित अनेक साथियों ने यहां आर्थिक विषयों पर चर्चा की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी मैंने सबसे आग्रह से कहा था कि ये सत्र पूरा का पूरा हमने आर्थिक विषयों की चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए। गहन चर्चा होनी चाहिए, सारे पक्ष उजागर होकर के आने चाहिए और जो भी टैलेंट हम लोगों के सबके पास है, कोई यहां हो कोई यहां हो, अलग बात है, लेकिन हम मिलकर के ऐसी नई चीजें बताएं, ऐसी नई चीजें खोजें, ऐसे नए रास्ते डेवलप करें। और आज जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है उसका अधिकतम लाभ भारत कैसे ले सकता है, भारत अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकता है, भारत कैसे अपने आर्थिक हितों का विस्तार बढ़ा सकता है, उस पर हम गहन चर्चा करें। ये मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबके सामने रिक्वेस्ट की थी और मैं चाहूंगा इस सत्र को पूरी तरह देश के आर्थिक विषयों पर हमें समर्पित करना चाहिए। बजट पर चर्चा होनी है, उसको और अधिक विस्तार से चर्चा करें और अमृत ही निकलेगा। हो जाए कुछ छिटाकसी हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, फिर भी मैं समझता हूं उस मंथन से अमृत ही निकलेगा। और इसलिए मैं फिर से निमंत्रित करता हूं सबको तो अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे अनुभवी महानुभाव हमारे बीच में है, जरूर देश को लाभ मिलेगा और हमें करना चाहिए। हमारा मन इसके विषय में खुला है। लेकिन यहां जो अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, देश को निराश होने का कोई कारण नहीं और निराशा फैला करके कुछ पाने वाले भी नहीं है। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है, मानदंड है, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़े। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन हम कह दें नहीं ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या? हर बार हमने इतना ही करना कि 2 कदम चलते वहीं चलना चाहिए क्या? अरे कभी तो 5 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो 7 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो देश चलता है जी।
ये निराशा देश का भला कभी नहीं करती है और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने का सब सुखद परिणाम ये हुआ है कि जो विरोध करते हैं उसको भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी पड़ती है। हर किसी को आधार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वरना हम ऐसे ही मोहल्ले में खेलते रहते जी। अब दुनिया के सामने खेलने का एक कैनवास तो खड़ा कर दिया है, मानसिकता तो बदली हमने। और इसलिए और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो जहां रोजगार की संभावना है, हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें जितना पिछले 70 साल में टूरिज्म को, भारत को जिस प्रकार से हमने ब्रांडिंग करना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम वो मिस कर गए हैं। आज भी अवसर है और भारत को भारत की नजर से ही टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। पश्चिमी नजर से भारत के टूरिज्म को हम डेवलप नहीं कर सकते। दुनिया भारत को देखने आनी चाहिए, वरना उसको हंसी खुली की दुनिया देखनी है तो दुनिया में बहुत जगह पे है, वो वहां चले जाते हैं। मेक इन इंडिया पर हमने बल दिया है और उसके सुफल नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश की आंकड़े आप देखते होंगे। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के सारी प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है और दुनिया में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की बात हो या भारत में ईज ऑफ लिविंग का विषय हो, हमने एक साथ दोनों को हमने बैंकिंग सेक्टर में मुझे बराबर याद है, जब मैं गुजरात में था तो कई बड़े विद्वान जो एक आर्टिकल लिखते थे, वो कहते हमारे देश में बैंकों का मर्जर करना चाहिए और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है। ये सरकार है जिसने कई बैंकों का मर्जर कर दिया, आसानी से कर दिया और आज ताकतवर बैंकों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हो गया, जो आने वाले देश में देश की फाइनेंशियल रीढ़ को मजबूती देगा, गति देगा। आज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक नया दृष्टिकोण भी देखना होगा कि जो बैंकों में पैसे फंसे, क्या कारण था। मैंने पिछली सरकार के समय पर विस्तार से कहा है और मैं बार बार किसी को भी नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं। देश के सामने जो सत्य रखना चाहिए रख करके मैं आगे बढ़ने में ही अपना समय लगाता हूं। ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ में गवाता नहीं हूं, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। एक विषय ऐसी चर्चा आई कि जीएसटी में बार बार बदलाव आया, इसको अच्छा माने या बुरा माने, मैं हैरान हूं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी की रचना। अब राज्यों का भावनाओं को उसमें प्रगटीकरण होता है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भी वहां विषय आते हैं। क्या हम ये कह करके बंद कर दें? नहीं, हमने जो किया वो फाइनल, सारी बुद्धि भगवान ने हमको ही दी है, अब कोई कुछ सुधार नहीं होगा, जो है चलो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हमारा विचार नहीं है। हमारा मत है कि समयानुकूल परिवर्तन जहां आवश्यक है करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विषय हैं। जब राज्यों के बजट आते हैं तो सेल टैक्स में आपने देखा होगा कि बजट पूरा होता होते सेल टैक्स हो या अन्य कोई टैक्सेस हो, कई चर्चाएं आती हैं और बाद में आखिर में बदलाव भी करने पड़ते हैं राज्यों को। अब वो विषय राज्यों से हट करके एक हो गया है तो जरा ज्यादा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां कहा गया कि जीएसटी बहुत सरल होना चाहिए था, टिकना होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था, इतना ही सरल बनाने का क्लियर विजन था, तो इसको लटकाए क्यों रखा था भाई? हाँ, ये भ्रम मत फैलाइए।
मैं बताता हूं, मैं आज सुनाता हूं। आज आपको सुनना चाहिए। प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तब गुजरात आए थे, हमारी विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसके विषय में क्या हुआ है, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो दादा ने कहा ठहरो भाई, तुम्हारा सवाल। तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और उन्होंने, भाई देखो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखिए ये तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसमें टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी हमने निर्णय किया है और हम किसी कंपनी को हायर करेंगे और करने वाले हैं। मैं उस समय की बात करता हूँ जो मुझे जीएसटी के कहने आए थे, तब भी ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, तब मैंने कहा था कि आपको जीएसटी सफल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनकी कठिनाइयों को आपने एड्रेस करना होगा। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बाय एंड लार्ज दे आर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। जो उपभोक्ता राज्य है, जो कंज्यूमर स्टेट है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने इन बातों को एड्रेस किया, इसका समाधान किया। उसके बाद जीएसटी में पूरा देश साथ चला है। और इसलिए मैंने जब मुख्यमंत्री के नाते जो मुद्दे उठाए थे, वो प्रधानमंत्री के नाते उन मुद्दों को सुलझाया है और सुलझा करके जीएसटी का रास्ता प्रशस्त किया है। इतना ही नहीं, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि भाई बार बार बदलाव क्यों। मैं समझता हूं कि हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा महान संविधान दिया, उसमें भी उन्होंने सुधार के लिए अवकाश रखा है। हर व्यवस्था में सुधार का हमेशा स्वागत होना चाहिए और हम देश हित में हर नए और अच्छे सुझावों का स्वागत करने वाले विचार को लेकर के चलते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की अर्थव्यवस्था में एक चीजें जो अभी भी बहुत उजागर कम हुई हैं, जिसकी तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। देश में एक जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें हमारे टियर 2, टियर 3 सिटी बहुत तेजी से प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के आ रहे हैं बच्चे। शिक्षा में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के बच्चे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप्स देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारा देश का जो आकांक्षी युवा है, जो तामझाम के बोझ में दबा हुआ नहीं है, वो एक बड़ी नई शक्ति के साथ उभर रहा है। और हमने इन छोटे शहर, छोटे कस्बे, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ प्रगति आए उस दिशा में बहुत बारीकी से काम करने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसी सदन में डिजिटल ट्रांजैक्शन के जो भाषण है, भाषण करने वाले भी अपने भाषण निकाल करके पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा बोला था। कुछ लोगों ने तो मोबाइल की मजाक उड़ाई थी, कुछ लोगों ने तो डिजिटल की बैंक बिलिंग की व्यवस्था की। यानी मैं हैरान हूं। लेकिन आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे